नमस्कार सभी को। वॉलेंट्री एक्शन नेटवर्क इंडिया वानी की पेशकश कॉन्वर्जेशंस विद विजनरीज पॉडकास्ट श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुभाषिनी प्रभाकर, वानी की प्रोग्राम्स टीम से। इस एपिसोड में हम मिलेंगे झारखंड की प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था नव भारत जागृति केंद्र के संस्थापक श्री सतीश गिरिजा जी से। 1971 में अपने मित्र के साथ इस संस्था की स्थापना करने वाले सतीश जी स्वैच्छिक क्षेत्र का एक प्रेरणादायक नाम है। सतीश जी का जीवन महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों से प्रेरित है। उन्होंने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को समाज परिवर्तन के अपने प्रयासों का मार्गदर्शक बनाया। हाँ जी सतीश जी, आपकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए और सोशल वर्क के फील्ड में आपकी जो यात्रा है जी। अ, और उसके आपके व्यक्तिगत वैल्यूज और बिलीव्स को आप कैसे आकार दिया है, आप उसके बारे में बताइए। जी। 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 ऐसा है कि मैं और गिरजा भैया, जो गिरजा जी, मैं सतीश हुआ और मेरे हम्म। कलीग हैं गिरजा जी। हम दो साथी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीआईटी सिंदरी में पढ़ते थे, धनबाद में। धनबाद जिले के, झारखंड के धनबाद जिले में पड़ता है। तो उस समय जी। वो गांधी सेंटेनरी ईयर था 1969 का। उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग फोर्थ ईयर में थे और वो गांधी जी की आत्मकथा पढ़ने का हम लोग को मौका मिला। गांधी जी की आत्मकथा पढ़ने के बाद हम लोग उससे काफ़ी प्रेरित हुए और हम लोगों ने तय किया कि हमें इंजीनियर नहीं बन करके समाज के लिए काम करने की ज़रूरत है। आज समाज में जो गरीबी है, विषमता है, अशिक्षा है, भेदभाव है स्त्री पुरुष के बीच में, उसमें ज़्यादा काम लोगों को काम करने की ज़रूरत है और उसी में मानव जीवन की सार्थकता है। दूसरा, एक कविता हमने मैथिसन गुप्त की पढ़ी थी जो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव लाया। वो था, विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। अगर मरो तो यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये जो कविता और जो गांधी जी की आत्मकथा है, ये पढ़ करके हम लोग प्रेरित हुए और हम लोगों ने तय किया कि हमें समाज के लिए काम करने की जरूरत है। कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ये चीज़ उस समय बहुत पिक्चर नहीं क्लियर था। तो हम लोगों हम्म। ने इंजीनियरिंग कॉलेज में और दो साथियों के साथ मिल करके उसको अपने विचारों को और हमारा जो कल्पना था कैसा हम समाज चाहते हैं, उसको एक लिखित रूप दिया। हमने हमें उसको नवीन भारत नवीन घोषणाएं नाम दिया। उसमें हमने लिखा है अपने उसमें, अब जो अपना सपना था, हम कैसा समाज चाहते हैं कि उसमें सभी स्त्री पुरुष बराबर होंगे। जो खेत को जोतेगा वो खेत का मालिक होगा। हर खेत में पानी की व्यवस्था होगी। कोई भी जो है 6 साल से 14 साल का बच्चा घर में नहीं मिलेगा। अगर घर में मिलेगा तो उसके माता पिता पे कार्रवाई होगी। सभी बच्चे स्कूल में रहेंगे, स्कूल में पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था होगी। ये सारा एक जो समाज का एक कैसा पिक्चर होना चाहिए, कैसा समाज करना चाहिए, वो हम लोगों ने अपने उस पुस्तक जो लिखा, अपने हम लोग हाथ से लिखा था वो किताब, उसमें उसको लिखा। और उसको लेकर के हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के पास गए। तो जयप्रकाश नारायण जी थोड़ा मुस्कुराए कि अभी ये लड़के हैं, युवा अवस्था में है, अभी बहुत कल्पना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग इंजीनियरिंग पास कर लेना तब आना हमारे साथ। तो हम लोगों ने जो है इंजीनियरिंग पास करने के बाद 1900, हमारा एग्जाम जो है 70 अक्टूबर को खत्म हुआ। हम लोग जयप्रकाश हम्म। नारायण जी के पास गए और उन्हें काफी समय दिया। उसमें मुसहरी में वो तो नक्सल मूवमेंट के लोगों ने के साथ वो उनको साथ काम कर रहे थे कि उनको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और उसमें जो है हम उनके साथ रहे, उनके भाषणों को सुनते थे। वो रोज शाम में हमें 1 घंटा देते थे और नए समाज के बारे में कैसे काम करना उसके बारे में उन्हें काफी मार्गदर्शन दिया। और उनके सहयोग से और सहायता से हम लोगों ने 1971 में नवभारत जागृति केंद्र की स्थापना एक गांव में किया। जहाँ उन्होंने भूदान कमेटी से 20 एकड़ जमीन दिया था। वहाँ जो है हम लोगों ने खेती से अपना काम शुरू किया। लेकिन हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, खेती का तो अनुभव वो था नहीं। तो हम लोगों को जो है पहले साल में जो है काफ़ी जो उन्होंने सहायता दिया था, गेहूं और कुछ रुपये वगैरह, वो खेती के बनाने में या उसमें लग गया और हम लोगों का के पास कुछ भी पैसा बचा नहीं। तो हम लोग को फिर उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग युवा हैं और आप 4 साथी हैं, इतने समाज के इतने उत्कृष्ट पढ़ाई आपने पढ़ी है, आपको अपना हम्म। प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग जो है 3 साथी जो है, उस समय बोकारो स्टेट पास, उस समय फंडिंग एजेंसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी।
तो हम लोगों ने हम्म। जो है बोकारो स्टील प्लांट ज्वाइन किया एज एन इंजीनियर। और वहाँ जो मैं सैलरी मिलती थी उससे जो है हम लोगों ने संस्था का काम शुरू किया। और हम लोगों ने अब सबसे पहला जो है जो भूटान के किसान थे, तो उन लोगों को जो है उनके साथ काम करने से, वो बंधुआ मजदूर थे, उनको बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया। उनके बच्चों के पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ने लिखने से हम लोग रोज उनका पढ़ाना लिखाना अपने से शुरू किया। उसके बाद जो है उनके जो खेती, उनके घर वगैरह में जो उपज होता था, वो बड़े लोग जो है जो बड़ी जाति के लोग होते थे, वो लोग उनका तोड़ करके ले जाते थे। उनके साथ काफी अत्याचार करते थे। हम लोगों ने उनको संगठित करके उस अत्याचार को बंद किया। उनकी जो जमीन थी वो दूसरे के कब्जे में थी, उनकी जमीन को उनके कब्जे से निकलवाया। हम लोगों को काफी धमकी भी मिला, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारा इनका हक है, इसको हम दिलवाएंगे। तो एक जो है ये चूंकि हमारे साथ जेपी का समर्थन था, सर्वोदय के काफी लोगों का समर्थन था, तो हम लोग, और हमारे मन में उत्साह था, तो हम ऐसे काफी काम हम लोगों ने वहाँ किया। लेकिन 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो बोकारो स्टील प्लांट में हम काम करते थे, तो हम लोगों को भी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में जो है आपातकाल में नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया, और हमें जेल में, मैं धनबाद जेल चला गया। उसके बाद वहाँ पे बेल पर छूटा। तो 76 में जो है इंग्लैंड जो है, जिसमें ऑक्सफेम का सहयोग जो था जेपी मूवमेंट वालों के साथ, काफी उनका समर्थन था। तो इंग्लैंड की संस्था है ऑक्सफेम इंडिया ट्रस्ट। तो उसने जो ऑक्सफेम हम्म। इंडिया ट्रस्ट वालों को हमारे बारे में जानकारी मिला, तो उन्होंने हमें बुलाया। और हम्म। मुझे याद है 1976 में पहला ग्रांट ऑक्सफेम ने 26,500 रुपये का हमें दिया, जो भूटान के साथ, जिनके साथ हम काम कर रहे थे, उनके भूमि को समतल करने का, उनके लिए हल बैल लेने का, कृषि साधन दिया, बीज खाद के लिए, पटवन की व्यवस्था करने के लिए। अब वो काम हमने जो 26,500 में उनके जो सहयोग से जो किया, उसको जब वो देखने आए, तो वो बहुत आश्चर्यचकित रहे कि 26,500 में जो काम किया था, बोले थे कि ये काम 1 लाख रुपए में भी आप लोगों ने नहीं किया जो आपने 26,500 में करके दिखाया। और हमारा काफी ट्रांसपेरेंट था सारा हिसाब किताब, और बहुत इकोनॉमिकली हमने किया था। और हर चीज जो है वो जो बेनिफिशियरी थे, मजदूर जिनके साथ हमने काम किया, जिनके विकास के लिए काम किया, उनको जानकारी थी। तो काफी खुश हुए। और उसके बाद ऑक्सफेम ने हमें काफी उसके बाद तो वो लगातार 16 साल तक हमें मदद करते रहे, और ऑक्सफेम ने नवभारत जाति को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन सच्ची में मैं कहूँ तो आज नवभारत जागृति केंद्र के 54 साल हो गए। 1971 से हमने शुरू किया था, अब 2024 अब खत्म होने वाला है। तो हमारे 54 साल हो गए। और नवभारत जागृति केंद्र जो है आज झारखंड बिहार की एक सबसे प्रतिष्ठित और काफी सक्रिय और काफी बड़ी संस्था में आती है। अभी हमारे साथ जो है लगभग 700 600 लोग पूरा समय देके काम करते हैं। और हम अभी समेकित विकास में विकास विश्वास करते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि जब हम कृषि या साथ ही हमें आर्थिक आमदनी उनकी बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ उनके बच्चों की शिक्षा की भी जरूरत होती है। महिलाओं के बीच में जो असमानता, महिलाओं के साथ जो असमानता है, उसको भी दूर करने की जरूरत है, उसमें भी काम करने की जरूरत है। तो इसलिए जो है हम लोग ने स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और शिक्षा, तीनों में जो है काम करना, उसके साथ साथ जो है एडवोकेसी का काम, जो समाज के जो मुद्दे उनको उठाने का काम शुरू किया। तो नवभारत जागृति केंद्र आज इन सभी क्षेत्रों में काम करती है। और हम हेल्थ में जो है, अभी हमारा 4 आई हॉस्पिटल है। पर्सन में डिसेबिलिटी जो है उसके साथ लगभग 30,000 जो दिव्यांग जन है उनके साथ हम काम करते हैं। लगभग 7-8 हजार जो है मानसिक रोगी जो थे, जो विक्षिप्त जिनको कहते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं हेल्थ सेक्टर में। आर्थिक विकास और सस्टेनेबल लाइवलीहुड में जो है हमारा एक बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम है स्मार्ट विलेज लखपति किसान, जिसमें हम लगभग 6,000 किसानों को जो है, जिनकी आमदनी 30,000 से 40,000 थी, उसको आज जो है हम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक किए हैं। उसमें उनके कृषि विकास, पशुपालन और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लाह आदि की खेती है, उसको जोड़ करके हमने उनकी आमदनी 1 लाख से 1,50,000 रुपये की है। उसके साथ साथ जो है समेकित ग्रामीण, जो होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उस पर जो है 3-4 जगह हमारा काम चला है। ग्राम सेवा जो है उस पर प्रोजेक्ट चला है। तो ये समेकित ग्रामीण विकास के कई कार्यक्रम हमें लाइवलीहुड में चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो है हम लोग के अभी 6 हाई स्कूल है, 3 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल्स हैं। और जो स्कूल के जो है, खास करके लड़कियां जो है, जो हाई स्कूल में है, 8वीं 9वीं 10वीं में है, उनकी हम लोग जो है रेमेडियल कोचिंग सेंटर चलाते हैं।
तो ये जो नवभारत जैतिन का जो ये विकास हुआ है वो काफी धीरे धीरे हुआ है, एक एक कड़ी जुड़ते गई है, और हम जो है आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। साथ साथ हम ये भी विश्वास करते हैं कि रचनात्मक कार्य का संगठनात्मक कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो नवभारत जैतिन की पहचान लोक समिति संगठन के रूप में ज्यादा होती है। लोक समिति संगठन जो है वो नॉन पॉलिटिकल एक पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि जो है गांव के जो लोग हैं उनको हम संगठित करते हैं, उनको हम बताते हैं कि आप जो है एक संगठित होंगे तभी जो है आप अपने जो हक है उसकी मांग कर सकते हैं। हमें ये भी विश्वास करते हैं कि विकास का अर्थ, जो डेवलपमेंट का जो अर्थ होता है, कुछ देना नहीं होता है। डेवलपमेंट जी। का अर्थ होता है हम लोगों को स्वावलंबी बनाए, हम लोगों को अपने हम्म। पैर पे खड़ा करें, उनका जो हक है वो लेना वो सीखे। और साथ साथ वो डोनर डिपेंडेंसी या संस्था पे डिपेंडेंसी उनके नहीं हो, बल्कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उतना ही जरूरी है जितना कि हम उनको हेल्प करते हैं बाहर से। तो एक कंधा वो लगाएं और एक कंधा हम लगाएं, तभी जो है सही विकास उनका हो सकता है, तभी वो जो है ऑनरशिप आ सकता है। तो ये हमारे विकास का, हम नवभारत जैतिन की ये हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग है, और अब इसी धारा पे काम करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी बाद में महसूस किया, करीब 20-25 साल 30 साल काम करने के बाद, कि केवल नवभारत जागृति से समाज की जो परिवर्तन, समाज का परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। जो उस कल्पना लेकर के हमने संस्था को शुरू किया कि हर खेत में पानी होगा, स्त्री पुरुष में बराबरी होगी, हर बच्चा स्कूल पढ़ेगा, किसी को भी दवा के बिना मरना नहीं पड़ेगा, तो ये सब चीजें जो हमने सोचा था, हमने बाद में 25-30 साल काम करने के बाद महसूस किया कि एक संस्था अकेले ये काम नहीं कर सकती है, इसके लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, और छोटी जी। संस्थाओं को मदद करने की जरूरत है। तो लाइक माइंडेड ग्रुप है, उनके साथ जुड़ के काम करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने जो है इस पर जो है एक झारखंड शैक्षिक मंच और बिहार शैक्षिक मंच बनाया, और छोटी छोटी संस्थाओं को भी जो है हमने उनको सहयोग करना शुरू किया। उनको हम फेलोशिप ग्रांट देते रहे, उनको जो है कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप करते उनके साथ किए। फिर जो है प्रोग्राम जो है, जो एडवोकेसी प्रोग्राम, जैसे शराबबंदी का मांग है, तो उसको लेकर के हम जो है बिहार और झारखंड में लगातार प्रयास करते हैं, जिसमें कि कम से कम जो है 200-300 संस्थाएं जुड़ी। हमने जो है काम का अधिकार मौलिक अधिकार हो, ये हमारा मानना है, जैसे आप बाकी 7 मौलिक अधिकार, काम का अधिकार भी मौलिक अधिकार हो। इसको लेकर के जो है पटना से दिल्ली तक हम लोग 150 साइकिल पर गया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। तो इस तरह के जो है मुद्दे, जो है सामाजिक मुद्दे है, एडवोकेसी की भी हम्म। जरूरत है। कोई भी हम्म। संस्था जो है वो एक बैलेंस होनी चाहिए। आप बिल्कुल। रचनात्मक काम करते हैं, उसके साथ साथ जो है आपको सामाजिक मुद्दों पे, संगठन पे लोगों की क्षमता बढ़ाने में, जैसे मैंने बोला कि विकास का मतलब होता है लोगों को स्वावलंबी बनाना हर क्षेत्र में, जानकारी के हम्म। मामले में, अपने हक लेने के बारे में, आर्थिक विकास में, स्वास्थ्य कैसे रहे उसके बारे में, जो गैर गैर बराबरी है उसको खत्म करने में। इस तरह से समेकित विकास करके ही हम जो है एक नया समाज, जो सपना हम है हमारा एक समता मूलक समाज बनाने की, वो उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सतीश जी, आपका जो जी। जर्नी है बहुत ही प्रेरणादायक है। जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप इतने सालों से आपका एक्सपीरियंस है इस जी। क्षेत्र में, तो आपके अनुसार एक सफल सीएसओ चलाने के लिए कौन जी। सी लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए होंगे? देखिए, जो सामाजिक संस्था या जो सोशल एक्टिविस्ट जो है, जो सोशल एक्टिविस्ट की बात हम करते हैं, चाहे हम्म। वो सामाजिक संस्था हो, चाहे एनजीओ के रूप में हो, चाहे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो, चाहे पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो, या ट्रेड यूनियन के रूप में हो, उनके जो जी। लीडर्स हैं ना, उनमें एक समझ होनी चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। जब तक कमिटमेंट और डेडिकेशन नहीं होगा और वो क्या करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जी। साथ साथ हम ये महसूस करते हैं कि उनको आज जो संस्था जगत में, खास करके वॉलंटियर एजेंसी के बारे में आम लोगों की जो धारणा काफी उतनी अच्छी नहीं है, उसका कारण है कि हम्म। इसमें ऑनेस्टी और सिंसिरिटी की काफी कमी रहती है। तो वो जो है जो लीडर्स हैं उनमें जो है सिंसिरिटी है, कम्युनिटी है, जज्बा होना चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट भी हमारे यहाँ जो है, आप देखेंगे हर जो है पंचिंग होता है हमारे। अगर कोई कार्यकर्ता या हम जो है अगर लेट से आते हैं 15 मिनट, तो उनका हाँ वो जी। हाजिरी कट जाता है। तो हम्म। एक पंचुअलिटी जो है ना, वो एक बहुत है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो है। और जब लीडरशिप में ये चीजें रहेंगी तभी जो है आपके नीचे कार्यकर्ता है। हम ये मानते हैं कि जब लीडर्स अच्छा है ना,
तो उसके नीचे काम करने वाले लोग भी अच्छे होंगे। अगर लीडर्स ईमानदार हैं तो नीचे काम करने वाले लोग भी ईमानदार होंगे। यदि लीडर्स अच्छे हैं, एक जानकार हैं, तो नीचे काम करने वाले लोग भी काफी जानकार होंगे। इसके साथ साथ लीडर को जो है ना सिस्टम बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम इतना बड़ा काम करना चाहते हैं अगर, तो हर जगह हम स्वयं तो नहीं हो सकते है ना। तो हाँ जी। लीडर्स को जो है पावर को डेडिकेट करना चाहिए, लोगों पे विश्वास करना चाहिए। वो गलती करें लेकिन वो फिर आगे बढ़ेंगे, उसे सीखेंगे, तभी जो है कोई बड़ा काम आप कर सकेंगे। सब चीज आप अपने हाथ से नहीं कर सकते, सब चीज अपने हर जगह अपने से सब चीज नहीं कर सकते। आपको जो अपने आपके जो सहकर्मी हैं उनके ऊपर आपको हम्म। विश्वास करना पड़ेगा, उनको उनकी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, और उनको पावर डेलीकेट करना पड़ेगा। हमें हमारे नवभारत केंद्र में जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं ना, वो एज ए हम्म। सेक्रेटरी काम करते हैं। वो सारा जो है डोनर एजेंसी के साथ डायरेक्ट बात करना, सारे रिपोर्ट्स में भेजना, प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो उनको प्रोजेक्ट बना के भेजना, वो उनको विजिट करवाना। तो हमारा एक साथ 40 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि हमारे पास 40 प्रोजेक्ट का बोझ है। हम जो है हमने ऐसा सिस्टम बनाया है। तो जो लीडरशिप क्वालिटीज है ना, ये बहुत जरूरी है कि लोगों पे विश्वास करना, अपने सहकर्मी को विश्वास करना, उनको साथ लेकर चलना, और जो उनसे आप अपेक्षा करते हैं ना वो आप में क्वालिटीज होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि वो ईमानदारी से काम, तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। आपको अगर ये लगता है, चाहते हैं कि वो समय पे काम करे, अच्छे क्वालिटीज काम करे, तो आप में वो करना पड़ेगा। तो ये जो है, जो आप दूसरे से अपेक्षा करते हैं वो गुण आप में होना चाहिए, लीडरशिप में होने चाहिए, तभी जो है बढ़ सकते हैं। साथ साथ जो है विजनरी बहुत जरूरी है। हमारे गिरजा भैया हमारे टीम लीडर हैं, यदि बराबर सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे सिस्टम बनाना चाहिए, कैसे मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्या नए एक्टिविटीज क्या लेना चाहिए, कैसे बैलेंस करके हम चल सकते हैं। तो हम्म। ये सारी चीजें जो है ना एक टीम में माने लीडरशिप नॉट ए सिंगल पर्सन, मुझे लगता है एक टीम का लीडरशिप होता है तो ज्यादा अच्छा काम होता है। तो ये सब क्वालिटी है। फिर समय के अनुसार रिस्पॉन्ड भी करना। अभी कुछ अच्छी चीज जाती हैं, उसमें अगर तुरंत आप अच्छे से ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किए तो फिर आगे आपको पछताना पड़ सकता है। तो कोई अगर ये सिचुएशन आता है, तो ये लीडर्स का ये क्वालिटी होता है कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर जो है हम्म। एक छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखते हुए कैसे सबके साथ बराबरी और सबके साथ खुलापन, ये सब जो है ना लीडरशिप क्वालिटीज में आते हैं, तभी जो है आप संस्था को आगे लेके जा सकते हैं, लंबे समय तक लेके जा सकते हैं। जब आप टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि कुछ टीम मेंबर्स बहुत यंग होते हैं, काफी यंग जनरेशन, अलग सोच के होते हैं, जो नए जमाने के हैं, जो नया जी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। तो आप जी। उनके साथ कैसे, आपका काम का प्रक्रिया कैसे? ज्यादातर देखिए हमारे संस्था में जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो लोग हैं ना, जो इम्प्लीमेंट हम्म। करते हैं, हाँ। ज्यादातर लोग यंग है। ज्यादातर लोग यंग हम्म। है। हम प्रोफेशनल्स को लेते हैं, क्वालिफाइड हाँ लोगों जी। को लेते हैं, एग्रीकल्चर हाँ। ग्रेजुएट्स को लेते हैं, सोशल हम्म। एक्टिविस्ट को लेते हैं जो कि आंदोलन आदि में मदद आते हैं। तो अधिकतर लोग यंग है। तो हम्म। अगर उनके साथ आप एक बराबरी का व्यवहार करेंगे ना, वो उनको ऐसा नहीं लगे कि आपके साथ बात करने में उनको संकोच हो रहा है। हाँ। तो वो जो है फिर नहीं होगा। एक एक अगर लड़की जो है यदि माँ से अपनी बात को खुल के नहीं रख सकती है, वो माँ और बेटी का रिश्ता वो नहीं हुआ। वो हाँ। खुलापन होना चाहिए कि वो खुल के कोई भी बात, पर्सनल बात भी जो है जो कि दूसरे से छिपा सकती है, वो भी आपके हम्म। साथ अगर कहने की क्षमता रखे ना, तब वो रिलेशनशिप सही होता है। तो हमारे संस्था में है कि लोग जो है वो दूरी हमारी नहीं है, तो हम ऐसे लोगों को लेते हैं। दूसरा चीज हमने ये भी पाया है कि यंग लोगों को अगर आप अपने साथ नहीं जोड़ के चलते हैं तो संस्था आगे बहुत दिनों नहीं बढ़ सकती है। मैंने कई हाँ। अच्छी संस्था में, बड़ी संस्था में देखा है कि वो उनके लिए जो है सेकेंड लाइन लीडरशिप कौन होगा, इसका उनकी हम्म। बहुत चिंता है। यानी हमने इतनी संस्था बड़ी खड़ी कर दी, अब तो मेरा हम्म। एज हो गया, 70-80 होने जा रहा है, आगे ये हाँ। कैसे चलेगा, क्या चलेगा। उनको बहुत चिंता है, उन्होंने सेकेंड लाइन लीडरशिप खड़ा नहीं किया। तो हम्म। अब मैं अपने बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि नवभारत निकेतन को हमने 50 साल चलाया। हमने जो सेकेंड लाइन लीडरशिप खड़ा किया है वो इतनों को इतना सक्षम बनाया है, शुरू से उनकी जो है ऐसी नर्चरिंग की है ना, कि वो अगले 50 साल के लिए हम एकदम निश्चिंत है। और हमारे स्टाफ जो है लगभग 600 साढ़े 600 स्टाफ है, और वो भी विश्वास करते हैं कि सर आपका जो सेकेंड लाइन है ना वो आपसे भी ज्यादा सक्षम है। तो वाह। डोनर एजेंसी वाले जो है ज्यादा हमसे अब बात करना छोड़ करके जो हमारा सेकेंड लाइन लीडर्स है उनके साथ बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। सर, अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
कुछ नया ऐसे नवीन अप्रोच के बारे में आप बता सकते हैं जो इनोवेटिव हो? देखिए, नवभारत जागृति केंद्र की जो एक सोच पहचान है ना, वो उसमें किसी का ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का और रचनात्मक काम, इसका हम्म। बैलेंस करना। तो ये एक हम्म। चीजें जो है नवभारत जागृति केंद्र से लोग सीख सकते हैं, ये एक इनोवेशन है। दूसरा जो है, हम लोग ये विश्वास करते हैं कि संस्थाओं को ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, डोनर डिपेंडेंसी कम होना चाहिए। कम यदि होना आप चाहिए। हमारा टोटल बजट देखेंगे तो लगभग टोटल बजट जो है हमारा 44-45 करोड़ का सालाना जो है हमारा एनुअल बजट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर में देखेंगे। बाहरी ग्रांट उसमें जो है 18-20 करोड़ ही आते हैं। 18-20 करोड़ जो है हम यूजर फी से, कम्युनिटी से, अन्य तरीकों से रेज करते हैं। तो ये जो है मुझे लगता है कि भारत में शायद नवभारत हेल्थ केंद्र जैसी बहुत कम संस्थाएं होंगी जिनको कि अगर सभी जगह से ग्रांट बंद हो जाए तो भी हम बंद नहीं होंगे, हमारा काम नहीं बंद होगा। तो हम्म। प्रोजेक्ट बेस्ड हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग जनरली प्रोजेक्ट को जो है ऑपरेशन सर्टिफिकेट देते हैं, उसको प्रोग्राम के रूप में बनाते हैं। प्रोजेक्ट में हम्म। और प्रोग्राम में अंतर ये है कि प्रोजेक्ट जो एक छोटे समय के लिए होता है, एक बजट टाइम होता लिमिट है, होता है। हाँ हम्म। टाइम। लेकिन जब प्रोग्राम होता है ना, वो एक लंबे समय चलता है। जैसे हम्म। हॉस्पिटल के लिए हमें ग्रांट मिला, तो हॉस्पिटल के ग्रांट बना तो लेकिन हम जो है ना, आज वो हॉस्पिटल का ग्रांट बंद हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी हमने जो है 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च कर उसकी नई बिल्डिंग बनाई। 45 करोड़ रुपया, 45 लाख रुपया दे करके जो है हमने नया इक्विपमेंट खरीदा। हमारे जो है वो जो है सरप्लस जनरेट करता है। हम जो है 7 स्कूल हमारे चलते हैं, एक स्कूल जो है उसे उसको ऐसा बनाया है कि उसके सरप्लस से बाकी 6 स्कूलों को हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्कूलों के लिए कोई ग्रांट नहीं देता है। लेकिन हमारे बिल्कुल। 7 स्कूल बिल्कुल चल रहे हैं। साढ़े करीब 5,000 बच्चे में सभी स्कूल मिला के लगभग 4 से 5 हजार बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। हमें चिंता नहीं है। हम लोग ने एक अनाथालय चलाया था। लोग सोचते हैं कि हम्म। अनाथालय तो डोनर के ऊपर चलेगा, एक बच्चे पे पाँच हाँ। हजार रुपये का खर्च है। लेकिन जो हमारी डोनर एजेंसी जो जिन्होंने मदद किया था, इनेबुमा नाम है, उनका कैंसर से देहांत हो गया। उनके लोगों ने जो बोला कि पैसा तो हमारे पास नहीं है, बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, हमारा सरे अनाथालय अभी भी चल रहा है, लॉर्ड बुद्धा होम फॉर चिल्ड्रन नाम है, अभी भी चल रहा है, और वो हम लोगों ने चलाया। तो ये सब इनोवेशन में ये है कि हम जो ये मानते हैं कि ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, इसका तरीका खोजना चाहिए संस्थाओं को, डोनर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और अ, ऐसा कार्यक्रम लेना चाहिए कि वो डोनर्स को आकर्षित करे। जैसे हम लोगों हम्म। ने एक प्रोग्राम सीखा था, ईच वन हेल्प वन। तो उसमें जो है, जो दिव्यांगजन है, उनको पढ़े लिखे, गांव के दिव्यांगजन बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो हमने हम्म। क्या किया कि उनको दिव्यांगजन के गांव का जो है, वो दिव्यांगजन को उस गांव में जो कोई जो दर्जी था, कोई मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला था अगर आजू बाजू में, कोई साइकिल रिपेयरिंग करने वाला था, कोई मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने वाला था, वहां पे उनको 3 महीने के लिए रख दिया। उनके वहां पे उन्होंने ऑन जॉब ट्रेनिंग की, उसके बाद उनको पूंजी दिया। तो अब वो जो है अपना काम शुरू करने, वो इंटरप्रेन्योर बन गए। उसी तरह जो है, जो एकल महिलाएं होती हैं, जिनको कि विधवा हो गई हो, या पति छोड़ दिए हो, या पति जो है बेड रिडन हो गए हो कि लकवा वगैरह बीमारी आदि के कारण, वो गांव की महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको कोई जॉब तो नहीं मिलेगा, कोई पेंशन तो नहीं मिलेगा, वो घर कैसे चलाएगी। तो हमने जो है उषा सिलाई के साथ जो है उसको जोड़ा, उनको जो है 10-12 दिन को ट्रेनिंग दी, और वो जो है उनको मशीन दिया, और वो दर्जी का दुकान करके अपना 5,000, 3,000, 12-12 हजार रुपये कमा रही हैं। अच्छा, एक दो नहीं, ऐसे हम 1,400 महिलाओं को खड़ा किए हैं। तो ये जो है ना, ये सब कैसे समाज में जो जरूरत है उसको आप कैसे पूरा करेंगे और कैसे वो सस्टेनेबल होगा, ये दिमाग लगाना, उसका तरीका खोजना, ये इनोवेशन में आता है, मुझे लगता जी बिल्कुल, आपने अपने प्रोजेक्ट्स को इतना सेल्फ सस्टेनेबल बना दिया है कि किसी के ऊपर है। डिपेंडेंसी ना हो, बिल्कुल नहीं ना है डोनर नवभारत जाति एजेंसी के। के ऊपर हम या बहुत हाँ। गर्व के साथ जी, नवभारत सभी लोग जानते हैं कि नवभारत जो डोनर भी है ना, वो हमारे हम्म। साथ इक्वल पे फुट पे बात करता है। डोनर डोनी वाला रिलेशन हमारा नहीं रहता है, हम उनके साथ डट के बात करते हैं, हम अपने शर्तों में हाँ, उनसे सब कोशिश करते हैं कि हम जुड़े, हम उनके शर्तों में नहीं जुड़े। फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है कि हाँ, हम अपना प्रोजेक्ट्स खुद संभाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये जो है इनोवेशन में ये भी आता है कि आप कैसे पावर को तैयार करते हैं, लोकल सेकेंड लाइन लीडर्स आप कैसे तैयार करते हैं, उनके ऊपर कैसे आप जो है उनकी नर्चरिंग करते हैं, उनके कैसे उसकी हम्म। कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनके ऊपर आप कैसे विश्वास करते हैं, है ना। हाँ। सब बिल्कुल चीज अब बिल्कुल। अकेले जो है, वो कहते हैं ना कि अकेले चना भाड़ा नहीं फोड़ता।
है ना, हाँ। कहावत है। हाँ, तो आप अगर आप समाज बदलने चले हैं, समाज में कुछ काम करने चले हैं, तो आपको एक हम्म। टीम बना के चलना चाहिए। ये भी इनोवेशन का ही एक तरीका है। जी, टीम भी आपके साथ इतना मोटिवेटेड हो जाएगा कि जी। वो उनको कुछ और सोचने की वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा जी। कि हम लोग कैसे सस्टेन करें। आगे जो जी। लीडर्स राह दिखा रहे हैं उसी के ऊपर चलते हाँ। रहेंगे। जी। बहुत जी। बढ़िया सर। आपको एक चीज इसमें और है कि आपके जो कार्यकर्ता है ना, उसके हाँ। बारे में आपको सोचना चाहिए। अब वो बीमार हम्म। पड़ेंगे तो उनके लिए कैसे हेल्थ इंश्योरेंस से उनको जोड़े। हमने अपने लगभग हमारे 650 कार्यकर्ता हैं, उसमें लगभग 500 लोगों को हमने जो है गवर्नमेंट का जो ईएसआई है, जो हाँ। इम्प्लीमेंट ये जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसके साथ जोड़ा है। अभी हमारे एक कार्यकर्ता का जो है हार्ट 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 अटैक हो गया था, उसमें ओ। करीब 2.5 लाख रुपया खर्च हुआ। तो वो सब हम्म। जब हमने इंश्योरेंस करवाया अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जो कम सैलरी के कार्यकर्ता जिनको 20,000 तक हम वेतन देते हैं, तो उसको हमने हम्म। उसका इंश्योरेंस से वो पैसा मिल गया। हमारे एक कार्यकर्ता का अचानक देहांत हो गया, तो उनकी वाइफ को जो है 3,000 4,000 रुपया अभी पेंशन के रूप में मिल रहा है। हम सबों को जो है पेंशन से जोड़ दिए हैं, जो ईपीएफ होता है ना, हम्म। कंपलसरी प्रोविडेंट फंड, हमारे हम्म। सभी कार्यकर्ताओं को प्रोविडेंट फंड देते हैं, हम इंश्योरेंस से उनको जोड़ते हैं। तो कई तरह से जो है आपको अपने कार्यकर्ताओं को भी ख्याल आप नहीं रखेंगे तो वो फिर आपका वो ख्याल नहीं रखेंगे। वो हाँ। उनके साथ ना एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। वो ये एक हम्म। जरूरी है कि आपके कार्यकर्ता वो एक टीम है, आप उनके बदौलत है। अभी हमें जो जमनालाल बजाज अवार्ड मिला, हमने जो हम्म। है जमनालाल बजाज अवार्ड के, इन्होंने एक भाषण लिखने के लिए कि आप वहाँ पे क्या बोलेंगे। मैंने हम्म। उनको लिखा है कि जमनालाल बजाज आज सतीश गिरजा या गिरजा सतीश को ये नहीं मिल रहा है, ये जो है हम्म। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को मिला है, हमारे डोनर के सपोर्ट के कारण क्या मिला है, बात है सर। कम्युनिटी का सपोर्ट किया। बढ़िया। तो मैंने उसको डेडिकेट किया। सभी हम्म। कार्यकर्ता अपने जितने हमारे स्टाफ है, जितने हमारे डोनर है, जितने कम्युनिटी जिनके साथ हमने काम किया है, वो अवार्ड मैंने उनको डेडिकेट किया। तो ये मैं बिल्कुल मैं सोचता कि ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड तो समाज हम्म। का है। जो जिन 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 लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे कार्यकर्ता 6 साढ़े 6 सौ जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये हाँ उसके जी। कारण नव भारत आजादी की इनकी पहचान है। सतीश गिरजा के कारण या गिरजा सतीश के कारण इसकी पहचान नहीं है। एक बढ़िया सवाल सर। आपका और था हम्म। कि संस्थाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। हाँ जी सर। तो उस पर मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आज कहिए। जो है आप देखेंगे कि संस्थाओं में जो छोटी संस्थाएं हैं वो लगभग लुप्त प्राय हो रही हैं। वाणी का तो नेटवर्क है, उसमें छोटी बड़ी कई सी संस्थाएं हैं। क्योंकि हम्म। मेरे नवभारत जागतिक दिन के साथ भी लगभग 300 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, छोटी बड़ी हम्म। हुई हैं। उनके साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो काफी बड़ा है। कहाँ हम्म। से गवर्नमेंट फंड राइट। पहले मिलता था, कपाट जैसी संस्था थी जो कि छोटी संस्थाओं संस्थाओं को मदद करती, वो खत्म हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है एफसीआरए रूल बनाया। एफसीआरए के कारण जो है अभी जो है सरकार का जो 20 सितंबर 2020 को एक जो कानून एफसीआरए का लाया, जिसके तहत कि ऑक्सफेम, आईजीएसएस, सेव द चिल्ड्रन फंड जैसी संस्थाएं, जिनके साथ 200 300 संस्थाएं जुड़ी हुई थी छोटी छोटी, हम्म। रातों रात रातों रात वो सड़क पर आ गई। हम्म। एक महीने का उन्होंने मौका नहीं दिया कि कार्यकर्ताओं का जो है हम दिखते हैं ना अपने जो अपॉइंटमेंट लेटर में कि आपको 1 महीने के पहले हम नोटिस देंगे, नहीं तो 1 महीने की नोटिस सैलरी पीरियड, देंगे हाँ। या 1 महीने की सैलरी देंगे। हम्म। सरकार ने जो 20 सितंबर 2020 को जो काला कानून एफसीआरए का लाया संस्थाओं के लिए, वो जो हम्म। है हजारों 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता जो है भूखों बनने के लिए लाचार हो गए। 1,000 से ऊपर संस्थाएं बंद होकर के कगार पे चली गई, क्योंकि उन्होंने जो है कर दिया कि जो एफसीआरए आपका पैसा है, वो एफसीआरए का पैसा दूसरे एफसीआरए वालों को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आज है छोटी संस्थाओं के लिए कि वो है नहीं। दूसरा क्या हुआ है कि जो सीएसआर फंड बना है ना, हम्म। 2013 में 2016 में 16 में, अब सरकार उसमें ऐसे अमेंडमेंट करते जा रही है। और अभी जो है कुछ दिनों पहले मीटिंग हुआ, अब जो है सीएसआर फंड सरकार कहती है कि मेरे को दे दो, प्रधानमंत्री फंड में डाल दो। अब ओहो। बताइए कि हाँ। सरकार के पास एक एक लाख लाख करोड़ का, हजार हजार 10 10 हजार करोड़ का अपना हेल्थ का बजट होता है, शिक्षा के लिए बजट होता है, वो तो अपना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। अब सीएसआर का भी पैसा वो मांग रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है, वो पैसा तो एनजीओ के पास जाना चाहिए।
जाना तब चाहिए, एनजीओ की सही। बात, तो वो सीएसआर फंड भी बंद हो रहा है। गवर्नमेंट अपने फंड जो है एनजीओ को देती थी पहले, वो बंद हो गया। पहले एनजीओ बहुत सारा गवर्नमेंट का स्वच्छता अभियान था, साक्षरता अभियान था, बहुत सारे सरकार के अभियान चलते थे जो कि एनजीओ के द्वारा इंप्लीमेंट होते थे। एनजीओ को ब्रिज करती थी कम्युनिटी के बीच में और सरकार के बीच में, एनजीओ जो है बीच में। ब्रिज करके उसको सही धरातल पर उतारती थी। अब वो देखिए बंद हो गया। इस सारे फंड में जो है सरकार की ऐसी नीति बनी है, लोग बाहर के फंडिंग एजेंसी जो है भारत में अब फंड बंद कर रहे हैं, बोलते हैं आप मून मिशन आप चला रहे हैं, आप युद्ध के इतने बड़े बड़े सामान बना रहे हैं, आप न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहे हैं, तो अब आपको क्या सरकार से आप मदद लीजिए। तो दोनों जो है छोटी छोटी संस्थाएं हैं। अब वो गांव में अभी भी जो है जो विषमता है, अमीर व्यक्ति और अमीर बन रहा है, गरीब व्यक्ति और गरीब बन रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये जो है ये नीतियां एक बीच में जो एनजीओ काम करते थे ना, वो जो है एनजीओ को काम करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, आपके शरीर में अगर खून नहीं रहेगा, खून का बहाव हम्म। नहीं होगा, आपके शरीर से कोई खून चूस लेगा तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। वही हाल जो है, ये जो रिसोर्सेज का जो है क्राइसिस जो है, वो आज एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। और उसके में सरकार की नीतियां, सीएसआर का कानून, सीएसआर का जो है अभी जो है बहुत सारे जो है ये हैं जो सीएसआर कॉर्पोरेट हाउसेस, उन्होंने अपना एक एनजीओ बना लिया है, अपना जो वो कर लिया है, तो उसके कारण जो है जो अब वो ग्रांट जो है नहीं देते हैं। दूसरा है कि एक बहुत बड़ा जो है, पहले नेटवर्किंग वगैरह भी काफी मजबूत होते थे, अभी हम देखते हैं कि वैसा कोई नेटवर्किंग भी मजबूत नहीं है जो कि प्रभावशाली हो, जो सरकार के ऊपर दबाव डाल सके। सरकार जब हम्म। प्लानिंग करती है, ट्रेड यूनियन वालों को बुलाती है, कॉर्पोरेट हाउस वालों को बुलाती है, एनजीओ को तो कभी भी नहीं बुलाती है। जबकि मुझे हम्म। लगता है कि समाज में जो अशिक्षा है, गरीबी है, भुखमरी है, ये जो खेतों में जो व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लोगों को अच्छे फसल की जानकारी नहीं है, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, उस दिशा में एनजीओ जो देश भर में काम कर रहे हैं, वो हम्म। सरकार के काम से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जो सुदूर क्षेत्र में। तो ये जो है एनजीओ के लिए ये जो पॉलिसीज होनी चाहिए ना, ये सरकार की, वो पॉलिसीज में बहुत बड़ी मुझे लगता है कि ये कमी है। दूसरा ये भी मैं ये भी मानता हूँ कि जो आज एनजीओ के छोटे एनजीओ को बड़े एनजीओ को मदद करने की जरूरत है। पहले जो है, पहले मदर एनजीओ होते थे, उसके साथ बहुत सारे एनजीओ जुड़े रहते थे। जी। अब ये जो सरकार का 20 सितंबर 2020 वाला जो कानून बना, उसके कारण हम लोगों के साथ भी 30-40 संस्थाएं जुड़ी रहती थी। अब ब्रेड हम्म। फॉर द वर्ल्ड जो जर्मनी जो है हम लोग को सपोर्ट करता था एनजीओ को जो है फेलोशिप ग्रांट देने के लिए, अब हम नहीं दे सकते हैं, कानून से बन गए हैं। अभी जो हम्म। है सरकार ने जो है जो सोसाइटी एक्ट है, एफसीआई एक्ट है, उसमें रोज ऐसे हम्म। ऐसे परिवर्तन लाई है कि उसमें इतने सारे कंप्लायंसेस है कि छोटी संस्था दे ही नहीं सकती है। पूरा समय उनको जो है कंप्लायंसेस देने में लगेगा, वो काम क्या करेंगे? फिर कंप्लायंस देने के लिए जो एक्सपर्टाइज चाहिए वो नहीं है। अभी जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है, अभी जो डोनर एजेंसी के जो प्रोजेक्ट के फॉर्मेट्स हो गए हैं ना, लॉग हम्म। फ्रेम और स्टेक होल्डर और प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस और ये सब जो है, अब बताइए कि गांव का युवक जिसके भाई भावना है कि हम समाज को कुछ काम करें, जो सादा हो सकता है सिंपल ग्रेजुएट होगा, वो प्रोजेक्ट कहाँ से बना पाएगा, कहाँ से वो कर पाएगा? तो इस तरह के मुझे लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस है। और इसको कैसे दूर कर, एक चीज और अभी आपने देखा होगा कि जो एनजीओ लोगों को लोग कॉन्ट्रैक्ट के जैसा वो बोलते हैं कि जैसे कई मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो बोलते हैं रिम्बर्समेंट मोड में हम काम करेंगे। आप जो है अपना पैसा 5 लाख 10 लाख का काम कर दीजिए, तो वो 10 लाख रुपया आप काम कर दिए तब हम रिम्बर्स कर देंगे। अब बताइए अच्छा। छोटे कहाँ से 5-10 लाख रुपया लाएंगे अपने काम करने के लिए, 2 लाख रुपए भी कहाँ से लाएंगे, वो काम करेंगे कैसे काम करेंगे? तो हम्म। अच्छे अभी जो है बहुत सारे सीएसआर में भी जो है ना, वो वेंडर फॉर्म भरना पड़ता है। अब वो जो है हमें कॉन्ट्रैक्टर समझते हैं, आप उसको जो है आपने उसमें रजिस्टर किया है कि नहीं है, आपका लेबर लॉ में कानून में रजिस्टर है कि नहीं है, माने ऐसे ऐसे वो समझते हैं ना, कोई संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्टर जैसा बना रहे हैं। तो ये सब हम्म। चैलेंजेस है। दूसरा जो चैलेंज है, मैंने कहा कि जो लीडरशिप के समय जो मैंने बोला कि संस्थाओं में जो है एक चैलेंज ये भी है कि बहुत सारी संस्थाएं जो है, जो जिसके कारण दूसरी संस्थाएं बदनाम हो जाती हैं कि उन्हीं में ईमानदारी का अभाव है, वो पैसा लेकर के घूस दे करके जो है प्रोजेक्ट लाते हैं। ये सब कई चीजें जो हैं जिसके कारण की जो है अन्य संस्थाओं में जो है अच्छे से काम करना चाहती है उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक ये भी बिल्कुल। अपने में एक आपस में ये काफी बड़ा चैलेंज है।
कौन सी ऐसी नीतिगत है जिसमें आप बदलाव देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं और वो, हाँ वो सीएसओ एक सवाल क्षेत्र के था। लिए काम करना और हाँ आगे बढ़ना हाँ जी जी। आसान हो एक जाए उसके लिए? एक ये बहुत जरूरी सवाल है आज के समय हम्म। का। एक ये है, उसमें मुझे लगता है कि जो एफसीआई कानून है ना, वो उसमें तुरंत बदलाव की जरूरत है। तो 20 सितंबर 2020 को जो है, जो काला कानून एनजीओ के साथ बना है, उसको तो तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। उसके कारण जो है छोटी संस्थाएं जो है, वो मदर सर, एनजीओ ये वाला जो काला कंसर्न, कानून क्या है? थोड़ा सा विवरण देंगे उसके बारे में? ये एफसरे के लिए जो है 20 सितंबर 2020 को एक कानून बना था। सरकार ने अमेंडमेंट किया था एफसरे रूल में, फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन हाँ, रेगुलेशन एक्ट में, कि हाँ। जो जिन संस्थाओं को फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन मिला है, वो अपने जो दूसरी जो संस्थाएं, जिनको छोटी संस्थाएं जिनको भी एफसरे है, उसको अपना फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। पहले क्या होता ओ, था कि नौभारत जाति ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाई, जैसे कि हमने जो है मेंटल हेल्थ पे प्रोजेक्ट लाया था, है ना। हाँ। तो एक बड़ा ठीक है। ग्रांट हमें जो है 6-7 करोड़ का मिला था, जिसमें कि हम करीब 14 संस्थाओं के साथ मिलके काम करते थे। हमारे पास फंड, हम मदर एनजीओ थे, 6-7 करोड़ हमारे पास आता था। उसमें हर एनजीओ का बजट होता था, एफसरे में वो था। उनको जो है वो ठीक। बजट हम ट्रांसफर करते थे, वो बजट हम देखते थे, उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद करते थे। आईजीएसएस और सेव द चिल्ड्रन फंड या ऑक्सफेम आदि के साथ 200-300 पार्टनर जुड़े हुए थे, जो कि ऑक्सफेम के पैसा, ऑक्सफेम जो था वो पैसा उनको देता था, वो काम करते थे। अब वो जो हम्म। 20 सितंबर 2020 को जो कानून बना, उसके अनुसार आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये जो है, इसलिए मैं इसको काला कानून कहता हूँ। उसको तो तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। दूसरा जो हम्म। है, जो सीएसआर फंड जो है, जिसे सरकार ने बोलती है कि वो सरकार को पैसा दो दो, प्रधानमंत्री कोष पे पैसा डाल दो, ये जो है, ये जो नीति है, ये जो सरकार का जो रवैया है, इसको भी बंद से बदलाव लाने की जरूरत है। सीएसआर फंड तो एनजीओ के द्वारा खर्च होने चाहिए। गवर्नमेंट के पास लाखों करोड़ों रुपया का बजट होता है, वो एनजीओ बेचारा जो है, जिसके पास 50,000 रुपये भी नहीं है कि वो समाज जो उसका कल्पना है समाज को बदलने का, उसके लिए उसको जो रिसोर्स चाहिए नहीं है। अब वो जो है, अब उसको जो सीएसआर फंड जाना चाहिए, वो आपने जो है, वो बोलते हैं कि नहीं, सीएसआर फंड मेरे को दे दो। तो ये जो है, ये बहुत ये गलत है। तीसरा जो एक हम्म। बहुत बदलाव लाने की जरूरत है, वो एडवोकेसी का है। आज सरकार ने जो है, जो अपने सोसाइटी एक्ट में और चीज़ों में जो बदलाव ला के है, कि आप जो है एडवोकेसी के काम नहीं कर सकते हो। आप जो है, सरकार ने अगर कोई गलती किया है, तो उसके विरुद्ध में आवाज नहीं उठा सकते हो। तो हम्म। आप नहीं, तो फिर आपका जो है सोसाइटी एक्ट रजिस्टर कर कैंसिल कर दे देगा, एफसीआई आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का एफसीआई नहीं मिला है, ऑक्सफैम को बहुत सारे जो है, वो लोग कई मुद्दे जो है एडवोकेसी के उठाते थे, बहुत सारे हैं जिनको कि एफसीआई मिला ही नहीं है। तो ये भी जो है, ये जो है तरीका जो है, जो अपने जो है, जो एनजीओ का जो धारणा है, एनजीओ हम्म। एनजीओ किस लिए बनते हैं? समाज में जो समस्याएं हैं, जो लोगों को संगठित करना, जैसे मैंने, विकास का मतलब कुछ देना, भीख देना नहीं है ना। समाज हम्म। में काम करने का मतलब है कि उनको अपने पैर पे खड़ा करना, अपने हक के लिए लड़ना सिखाना, है ना। हम्म। अपना हक वो मांग करके लें। जब तक वो इतना जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों के लिए प्रति सचेत नहीं होंगे, उसके लिए अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इस काम को अब एनजीओ नहीं कर सकती है। एनजीओ ने वो हम्म। बस जूता बांटे, अनाज बांटे, हैं, रेशन अप्लायंसेस बांटे, यही यही एनजीओ रह गया क्या? तो ये सब हम्म। चीजें जो है, जो सरकार ने जो है, जो इस सब कानून में इस तरह से बना रखा है, कि जो है एनजीओ, जो समाज, जिसके लिए एनजीओ बनी थी, जो समाज में काम करने, उस मुद्दे को ही आप छीन लें। उसके लिए जो है, आप चारों बगल से दे, उसके जो रिसोर्सेस हैं, जिसके द्वारा वो काम करते, उसको आपने काट दिया है। तो वो काम हम्म। कहाँ से कर पाएंगे? तो ये सब चीज़ों में जो है, बहुत सारे जो है बदलाव है। तो जो सीएसओ रजिस्ट्रेशन का जो नियम है, उसमें राजनीतिकरण, उसको जो आपने परिभाषा दे दिया कि ये काम राजनीति का हो जाता है। तो ये हाँ। सब चीज़ों को बहुत सरल बनाने की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी जी अच्छी तरह समझाया है और आप जितना पैशनेट हो वो दिख रहा है आपकी बातों में। मतलब आप बहुत कुछ किया है आपने और आगे भी बहुत कुछ करेंगे, हमें ये उम्मीद है। श्री सतीश जी के विचार और अनुभव न केवल स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए मार्गदर्शक है, बल्कि हमें भी समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।